पढ़ लिया। और आज हम पढ़ते हैं भ्रामरी कुंभक को पढ़ेंगे। भ्रामरी के बाद में मूर्छा कुंभक को पढ़ेंगे। मूर्छा के बाद में हम प्लावनी कुंभक को पढ़ेंगे और सहित कुंभक और केवली कुंभक का कंसेप्ट को आज हम क्लियर करेंगे। तो आज हम हठयोग प्रदीपिका का सेकंड चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो मेरी स्क्रीन में अभी प्रेजेंट करता हूँ। मेरी स्क्रीन बता देंगे आप सभी को विजिबल है क्या? यस सर। जी, बुक का पेज नंबर 65 निकाल लेंगे। सेकंड उपदेश है ये हठयोग प्रदीपिका का, और श्लोक संख्या 68 निकाल लेंगे। 68 श्लोक संख्या है भ्रामरी के बारे में, तो ध्यान से इसको पढ़ लेंगे। वेगाद घोषम पूरकम भृंगनादम, पीछे से बोलेंगे आप मेरे। वेगाद घोषम पूरकम भृंगनादम भृंगिनादम रेचकम मंद मंदम, भृंगिनादम रेचकम मंद मंदम, योग इंद्राणाम, मैं तक लीजिए यहाँ पे, योग इंद्राणाम एवं अभ्यास योगात, योग इंद्राणाम एवं अभ्यास योगात चित्ते जाता काचिदानंद लीला, चित्ते जाता काचिदानंद लीला। इसका अर्थ क्या है? देखिए, पहले आप मुझे ये बताएंगे कि भंवरा और भंवरी में अंतर क्या होता है? कौन मुझे बताएगा भंवरा और भंवरी में अंतर? एनीवन? कोई भी कक्षा का विद्यार्थी माइक खोल के मुझे बताएं, भंवरा और भंवरी इसमें अंतर क्या होता है? भंवरा आवाज करता है, गर्मी। भंवरी भंवरी नहीं करती। बताओ, भंवरा और भंवरी। भौरा आवाज करता है, भौरी आवाज करती है। सर भौरी इस साइड से करता, और जबकि भौरा ये मतलब उनका उनका जो हो रहता है वो तेज गति से और रुक रुक के रहता है सर, भौरे की आवाज। और भौरी ये रहता है उनकी आवाज। चलो जी, ठीक है जी। देखो दोनों इतने दोनों सारे की आवाज में अंतर रहता है सर। ठीक है जी, ये हमारा भंवरा हो गया जी। इसको हम खोल लेते हैं, भंवरे को बड़ा कर लेते हैं। सर ठीक है भंवरी जी? मधुमक्खी है क्या? हाँ, ठीक है। अब मुझे तो बताने में इतना तो अनुभव नहीं है ये मधुमक्खी, ये भंवरा है या भंवरी है, लेकिन मैं बता देता हूँ। पहले आप जेंडर लीजिए। भंवरा यानी कि मेल है, वो मेल भी है, ठीक है। और भंवरी यानी कि फीमेल भी है वो। जैसे कि हम तो सभी ह्यूमन है। अब ह्यूमन में कोई लड़का है कोई लड़की है, तो दो कैटेगरी डिवाइड हो गया ना। ऐसे ही कैटेगरी गाय में भी है, एक गाय है एक बैल है। भैंस में भी है, बफेलो के अंदर एक भैंस है, और एक दूसरा उसको बोलते हैं झोटा, बोलते हैं हमारे यहाँ तो देसी भाषा में उसको। और इस तरीके से हर जगह पर है शेरनी है, हाथी है हथीनी है, कुत्ता है कुतिया है। ऐसे मेल फीमेल में डिवाइड होता है ना, इसी प्रकार मधुमक्खी में। सर छिपकिली में कैसे बोलेंगे? छिपकिली और छिपकिल्ला? वो मुझे नहीं पता जी, इतना ज्यादा अध्ययन मैंने नहीं किया। लेकिन मेरा समझाने का मतलब ये है कि जैसे दो कैटेगरी भंवरा भंवरी, यानी कि भंवरा यानी कि मेल भी है वो, ठीक है। और भंवरी यानी कि फीमेल भी है वो। अब एक बार और बोलिए, बात नहीं आ रही थी। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। भंवरा यानी कि मेल बी, बी यानी कि मधुमक्खी,
हिंदी में कहें तो नर मधुमक्खी। ओके। और जो भवरी है, री ई की मात्रा लगेगी, वो जो है भवरी फीमेल बी यानी कि मादा मधुमक्खी। ओके। अब आप मुझे पहले मधुमक्खी से पहले लड़का और लड़की की आवाज में अंतर बताइए, फिर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लड़का का आवाज लड़की की कोमल, आवाज जो है कोमल होती है और लड़का का थोड़ा सा भारीपन होता है। वेरी गुड। वही आवाज वहां पर भी अंतर होता है कि लड़की मधुर और पतली आवाज में बोलती है, चाहे उसकी उम्र कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो जाए। बहुत रेयर चांस होते हैं लड़की की आवाज में रूखापन आना, अदरवाइज ज्यादातर लड़कियों की आवाज पतली होती है। हम आंख भी बंद करके कोई आवाज देता है तो हम ऐसे ही पता लगा देते हैं हाँ लड़की बोल रही है या लड़का बोल रहा है। जब हमारा और एग्जैक्ट पकड़ होती है तो हम इंडिविजुअल नाम भी बता देते हैं, उसकी आवाज है ये। ठीक है। तो ऐसा ही जब हम यहाँ पे जो बताया गया है इस पिक्चर के जरिए, एक आवाज निकालते, कोई मुझे बताएगा किस तरीके की आवाज होती है? करते हैं। ठीक है। अब मैं थोड़ा बताता हूँ ग्रंथ में क्या बताया गया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा आपसे माफी ये चाहूंगा कि मुझे एग्जैक्ट साउंड नहीं पता भंवरे की, लेकिन मुझे मेथड पता है। वो आप लोग अगर सर्च कीजिए उसकी एग्जैक्ट आवाज क्या है, लेकिन मैं अनुमानित आधार पे जो मेरा अनुभव है उसके आधार पे मैं आपको बताऊंगा। पहले हम श्लोक का पढ़ लेते हैं, ठीक है। वेगाद घोषम मतलब कि वेग पूर्वक तेजी से, घोषम यानी कि घोषणा करते हुए, यानी कि तेजी से करना है। पूरकम सांस लेते हुए, भृंग नादम, भृंग बोलते हैं कि मेल बी को, मेल बी की जो आवाज होती है उसकी तरह हमें तेजी से सांस लेना है। यानी कि इनहेल के दौरान तो हमें करना है मेल बी की तरह, नर मधुमक्खी की तरह। और भृंगी, भृंगी यानी कि मादा मधुमक्खी है। भृंगी नादम रेचकम मतलब कि एक्सेल करते हुए, मंद मंदम यानी कि धीमे धीमे। ध्यान दीजिए ऊपर वाला तो है इनहेल में और नीचे वाली लाइन है एक्सेल में, ई बना दिया मैंने, ठीक है, एक्सेल। तो मतलब कि इनहेल करते हुए तो हमें जो मेल मधुमक्खी है, भृंग कहा है जिसको यहाँ पे, भृंग यानी कि मेल मधुमक्खी। और एक्सेल में क्या है, फीमेल मधुमक्खी, मादा मधुमक्खी। ठीक है। और इनहेल में वेग पूर्वक तेजी से ले करना है और एक्सेल करते हुए धीमे धीमे करना है। और सामान्य रूप से हम फोकस सिर्फ एक्सेलेशन पर करते हैं। आधुनिक युग में आप लोगों ने सुना भी होगा ना, बोलते हैं सांस लो, कानों को बंद करो और मधुमक्खी की तरह गुनगुनाओ। सामान्य रूप से हम सिर्फ एक्सेलेशन पे ही फोकस करते हैं, लेकिन अभी हमने देखो ग्रंथ में पढ़ा, यहाँ पे इनहेल में भी बताया है भृंगनादम, वो तेजी से करना है। शायद इसकी ध्वनि ये होनी चाहिए जहां तक मेरा अनुभव कहता है, जैसे हम बैठे हुए हैं अभी, यानी कि ये जो ध्वनि आ रही है ये मेल बी की है। और उसके बाद में जो हमारी मुख्य है ध्वनि, ये जो ध्वनि है ये फीमेल बी की है। अब इसका लाभ क्या बताया गया यहाँ पर, योग इंद्राणाम यानी कि जो योगी लोग ऐसा करते हैं, एवं अभ्यास, इस तरीके का अभ्यास करते हैं, उसका क्या हुआ, चित्ते जाता यानी कि उनका जो चित्त है, चित्त में क्या क्या आते हैं, कौन मुझे बताएगा? चित्त के अंतर्गत मन बुद्धि अहंकार। मन बुद्धि अहंकार। मन बुद्धि अहंकार। चित्ते जाता काचिदानंद लीला, मतलब कि उनका चित्त जो है एकदम आनंद की अनुभूति होती है, शांत हो जाता है। देखिए आनंद लीला की उत्पत्ति हो जाती है, वहां पे एक सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, संतोष मिल जाता है उनको, आनंद की अनुभूति होती है। वो आनंद लाखों करोड़ों रुपए में नहीं मिल सकता है,
लेकिन वो इसे अभ्यास में मिलता है। तो ये हो गया भ्रामरी कुंभक। अगला हम पढ़ते, इसका मैं डायग्राम भी दिखा देता हूं आपको। यहाँ पे कंफ्यूजन आप लोगों को ये रहती है इसकी स्थिति के बारे में। ध्यान दीजिए, अभी हमने पढ़ा, बताएंगे मुझे क्या हाथों की पैरों की कोई स्थिति बताई गई है? नहीं। नहीं बताई गई। तो वो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, हाथ नीचे रख के भी कर सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से आधुनिक युग में जो प्रचलन में है, कानों को बंद करते हैं, आंखों को बंद करते हैं, उस तरीके से इसका अभ्यास किया जाता है। सर खेचरी मुद्रा में ना दो द्वार खिचड़ी बंद कहाँ कर। से आ गया? षडमुखी तो मैंने सुना है, खिचड़ी तो नहीं अच्छा सुना। हाँ हाँ सॉरी सॉरी सर वही सेट मुखी मुद्रा। कई लोग ये जो मुद्रा जो आपको दिख रही है, इसको षडमुखी मुद्रा बोलते हैं। हाँ, कई जगह मैंने अध्ययन किया है, पढ़ा है कि खिचड़ी मुद्रा भी लगाते हैं। उसमें जीभ को, इसी स्थिति में जीभ को पीछे ले जाते हैं, अंदर के अंदर मुंह बंद रखते हुए, और फिर गुनगुनाते हैं। तो ये जो सामने पिक्चर लगाई हुई है, मुझे बताएंगे ये कौन सी मुद्रा है? षण्मुखी मुद्रा। षण्मुखी मुद्रा। षण्मुखी मुद्रा, ठीक है। और खिचड़ी मुद्रा भी लगाते हैं, उससे थोड़ा और ज्यादा अनुभूति होती है। वो तो वर्जित है ना सर, खेचरी मुद्रा। कुछ लोग इस तरीके से भी इसका अभ्यास करते हैं, कानों को बंद करके। कुछ लोग पूरी हथेली भी रख देते हैं, कुछ सिर के ऊपर हाथ रख के भी करते हैं। इनके तरीके बहुत है करने के। मुख्य क्या है, बताएं मुझे, मुख्य चीज क्या है? मुंह से आवाज निकालना, साउंड साउंड। कंपन होना, कंपन आवाज। होना सर, गुनगुनाना। कंपन, गुनगुनाना मुख्य है, चाहे हाथ आप घुटने पे रख लो, गुनगुनाना। गुनगुनाना मेन है। और गुनगुनाने में भी इनहेल में मेल भी और एक्सहेल में फीमेल भी बताया गया है। ओके, आगे बढ़े जी। यस सर। अब हम पढ़ते हैं मूर्छा कुंभक के बारे में। मूर्छा से आप क्या समझते हो, कोई मुझे बताएं। बेहोशी। बेहोश हो जाना। वेरी गुड धर्मेंद्र जी। मूर्छा यानी कि बेहोशी आ जाना एक तरीके से। तो पहले हम एक बार विधि पढ़ लेते हैं। पूरकांते गाढ़तरम बद्ध्वा जालंधरम स्नेही, मतलब कि पूरकांते, पूरक के बाद में, गाढ़तरम मतलब कि गाढ़ना है, इनकी जबरदस्ती लगाना है, बद्ध्वा बंद जाना है हमें, जालंधरम स्नेही जालंधर बंद में बंद जाना है। उसके बाद में क्या करना है, स्नेही यानी कि धीरे धीरे, रेचयेन एक्सेल करना है, रेचक करना है, मूर्छना खेयम, मूर्छा की अवस्था उसमें आने लग जाती है। मनोमूर्छा, खेय मतलब कि कहलाता है, सॉरी, रेचयेन मूर्छना खेयम, इसको मूर्छा कुंभक कहते हैं। मनोमूर्छा सुख प्रदा, लाभ भी एक लाइन में बता दिया। इसी सर का ये लाभ नहीं समझ में आया सर, प्लीज ना एक बार और बताइए। बताता हूँ। मनोमूर्छा सुख प्रदा, एक तो लाभ हो गया, मन को मूर्छित की अवस्था इसमें आ जाती है, और दूसरा लाभ है इसमें सुख प्रदा, सुख की प्राप्ति होती है। देखिए, आप हिंदी को पढ़ेंगे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। पूरक कर लेने के बाद, मतलब कि इनहेल करने के बाद में दृढ़ता पूर्वक जालंधर बंद लगा लेना है। उसके बाद में धीरे धीरे रेचन यानी कि एक्सेल करना है। ये जो है मूर्छना यानी कि मूर्छा कुंभक है ये, और इससे क्या होगा, मन को मूर्छा लाने वाला है ये स्थिति। मन यानी कि मूर्छित यानी कि बेहोशी की अवस्था आने लग जाती है इसमें, और इससे सुख मिलता है। अब इसमें ध्यान ये इस बात का देना आपको, जालंधरबंद लगाने की स्थिति तो बताई है, लेकिन छोड़ने की स्थिति नहीं बताई गई। इसका अर्थ मुझे कौन समझाएगा? नहीं पता, मैं बताता हूँ। गोलू देखिए, ये कौन सा बंद लगाया हुआ है? जालंधर। ठीक है। अब मूर्छा कुंभक में क्या करना है कि अच्छे से पहले सांस लेना है,
जालंधर बंद लगा लिया। अब जालंधर बंद में ही एक्सेल करना है, ये विशेष है इसका। जालंधर बंद खोलने की विधि नहीं बताई गई, लगाने की विधि के बाद में एक्सेलेशन की बात कही गई है। इसका मतलब जालंधर बंद लगाते हुए ही एक्सेल करना है। इस बात को आप समझिए, जालंधर बंद के दौरान ही धीरे धीरे एक्सेल करना है, और इस स्थिति को ही हम मूर्छा कुंभक कहते हैं। इससे हमारे बेहोशी की अवस्था आने लग जाती है और सुख मिलता है। क्लियर हुआ सभी को? सर ये जैसे पूरक हम लेंगे और जलंधर लगा के रेचक करेंगे, तो सर ये बहुत कम समय तक के लिए होगा या समय का कोई अनुमान नहीं है? देखिए, मतलब एग्जैक्ट आप समय जैसे हम यहाँ पे छोड़ नहीं बताया गया है, वो हाँ, आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं साधना। कुछ लोगों की कैपेसिटी 5 सेकंड है, 10 है, किसी की 50 भी है भैया। हाँ, वो क्योंकि सांस अपने दोबारा नहीं ले पाएंगे इसीलिए मूर्छा आएगा, नहीं तो टूट जाएगा। ये मूर्छा जो प्राणायाम है वो टूट जाएगा क्योंकि देखिए, बंद लगा। हाँ, दोबारा मेरे ख्याल से दोबारा फिर हाँ ऐसा होना चाहिए, इसी क्रम को फिर रिपीट करना हाँ चाहिए। हाँ हाँ हाँ। दोबारा से फिर मतलब सांस लेकर के, अगर जिस जो सिद्ध सिद्ध होगा उसी को मूर्छा आएगी सर, क्योंकि हम इतने देर जलंधर अगर नहीं लगाएंगे तो दोबारा फिर करेंगे, है ना सर? मैं जहां तक समझ देखिए पा रही, है ना? इसमें हाँ क्या है, नहीं नहीं हम भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इस स्थिति में क्या होता है कि हाँ दृढ़ता पूर्वक कहा गया ना, हाँ हाँ हाँ। जालंधर लगाने के बाद तो इनहेल एक्सेल वैसे भी बंद हो जाता है, बंद हो जाता है। हाँ लेकिन फिर भी यहाँ पे एक्सेल की बात कही गई है। हाँ, तो मतलब एक्सहेल करेंगे तभी मूर्छा आएगी सर? एक्सहेल, हाँ, हाँ हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और एक्सेल करने के बाद में फिर दोबारा से जालंधर बंद लगा हाँ लेना है, फिर हाँ। दोबारा से इसी क्रम को लगातार करते रहना है। वो आपकी क्षमता है, आप कितनी बार करो। कितने बार उसमें करें? टाइम पीरियड यहाँ पे नहीं बताया गया नहीं। किसी भी कुंभक में, सिर्फ भस्त्रिका में बताया गया था कि थकने के बाद। इसके अलावा किसी भी कुंभक में टाइम पीरियड नहीं बताया। हम्म, तो इसका मतलब हम ये समझेंगे कि उस व्यक्ति के सामर्थ्य के अनुसार करो, इसका मतलब ये लेंगे हम, ठीक है। हाँ हाँ। सर यहाँ पर ये बोले हैं कि मन को मूर्छित अवस्था, बेहोशी की अवस्था आ जाती है। जनरली जैसे कोई व्यक्ति बेहोश होता है, मेरे ख्याल से उसको कुछ याद नहीं रहता होगा, ऐसा आई थिंक। अरुणा मैडम, तो आपने विचारानुगत समाधि सुनी है? आपने योग दर्शन कौन? पढ़ा होगा। जी, कौन सा? संप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत आती है विचारानुगत समाधि। जी 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 पता है जी, उसमें क्या हाँ। होता है? और विचार नहीं सर, मतलब जीरो हो जाता है, शून्य, बस। यही है। हाँ हाँ। स्ट्रेस क्या है? मन की उथल पुथल, मन में उत्पन्न होने वाले विचारों का बार बार आना, बार हम्म। बार व्युत्थान और अनुत्थान होना। उसका मतलब कि एक कभी उसने मेरे को क्यों बोल दिया, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, ऐसे क्यों बोल दिया, इनकी बार बार में ये स्थिति उत्पन्न होना, तभी तो स्ट्रेस बढ़ता है और हम परेशान होते हैं। अब जब विचार ही नहीं आएंगे तो किस बात का स्ट्रेस? हम्म। तो सर मतलब कि लेकिन विचार शून्य अवस्था आ जाती है। सर कुंभक जी के जी। बाद की स्थिति में तो जाएंगे सर ना, तो मतलब अगर लास्ट स्टेज तक जाएंगे तो हमें नाद अनुसंधान तब होगा, तो हमको इसको फिजिकल नहीं लेना है सर, मतलब ये वो बात की फिजिकल। बात है मैडम, वो बात की बात है। अभी तो हाँ बात की। यहाँ पे बताए गए हैं, आसन हमने कर लिया, अभी हम कुंभक पढ़ रहे हैं। इसके बाद में मुद्रा आएगी, नाद मुद्रा अनुसंधान आएगी। हाँ स्टेप नंबर हाँ 4 है। फोर्थ है। हाँ एकदम वहां पे जाना उचित हाँ नहीं है, धीरे हाँ। धीरे चलेंगे, स्टेप वाइज है। ठीक है जी, ये हो गया हमारा मूर्छा कुंभक। आगे पढ़ते हैं प्लावनी कुंभक के बारे में। प्लावनी का सामान्य जो अर्थ लिया जाता है एक तरीके से तैरने वाला, पानी के ऊपर, इस तरीके से इसका अर्थ लिया जाता है। इसका हम पढ़ लेते हैं। अंतः प्रवर्तितो उदरम मारुता पूरितो उद्रः पैस्य गाधे अपि सुखात पलवते पद्म पत्रवत। इसका अर्थ क्या है कि अंतः प्रवर्तित, इसका मतलब कि अंदर क्या करना है, पेट में सांस भरना है। उदरम मारुता पूरितो उद्र है, पेट में
अच्छे से सांस को भर लेना है, इसका मतलब ये है। आगे है पैसे गाधे अपे, इसका मतलब कि गहरे समुंदर में लगाओ। समुंदर तो वैसे नहीं लिया जाता, तालाब लगा लेते हैं, तालाब, स्विमिंग पूल आज की भाषा में बोले तो। नदी में ज्यादा उचित नहीं है, क्योंकि नदी का पानी क्या पता कितनी दूर बहा के ले जाए आपको, और आपको खुद पता ना हो। लेकिन यहाँ पे खाली गहरा जल की बात कही गई है। सुखात सुख पूर्वक पलवते, हमें लेट जाना है। पद्म पत्रवत, जैसे कि एक पत्ता होता है, पद्म पत्रवत, जैसे कि एक कमल का जो पत्ता होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा कमल का पत्ता। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। कमल के पत्ते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लोटस लीफ। लोटस, ये लो, लोटस। मैंने ऐसे ही हिंदी का लिख दिया। ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी। यस सर। इसके बारे ये फूल लो, के मैं बारे में बात करें। आपको बड़ी करके दिखा देता हूँ कमल का फूल कैसा होता है। ये लीजिए, देखिए आपके सामने स्क्रीन आ गई है। ये कमल का एक फूल की फोटो मैंने लिया है, दिखाई दे रहा है। नीचे पानी है, ये पत्ते लेटे हुए, पत्ते इसके ऊपर है पानी के, और ये फूल भी देखो ऊपर है। बाकी नीचे पानी पानी है, कीचड़ भी होता है नीचे, गंदा पानी होता है। तो जैसे यहाँ पे कहा गया है कि जैसे कमल का फूल, कमल के पत्ते जो हैं पानी के ऊपर रहते हैं, पानी में डूबते नहीं हैं, उसी प्रकार जो योगाभ्यास में इस तरीके की स्थिति में आ जाना कि जिसमें हम क्या करेंगे, हम तो पानी में होंगे लेकिन पानी में डूबेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जो हमने उसमें हवा है वो हमने पेट में भर लिया। उससे क्या होगा, हमारा जो शरीर का जो वजन है और शरीर को हमने फैला लिया। अक्सर या तो पद्मासन लगाते हैं, लेकिन सामान्य रूप से जो मैंने गांव में देखा, पैर को सीधा कर लेते हैं शवासन में। हाँ सर, मैं भी शवासन, की हूँ शवासन में ना, ऐसे करके जब स्विमिंग करते थे तो आराम से हो जाता है। हाँ, शवासन में ऐसे सीधा लेट जाते हैं, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं और पेट में सांस को भर लेते हैं, और सांस प्रश्वास पेट में भरी है और लंग्स की श्वास प्रश्वास चलती रहेगी आराम से। तो ये एक प्राणायाम है जो पानी में किया जाता है, इसको प्लावनी कुंभक कहते हैं। समझ आया सभी लोगों को? इनहेलिंग एक्सहेलिंग ये कैसे करेंगे इसमें? ये तो कुछ क्षण के लिए ही होगा, क्योंकि इसमें सांस जो जितनी क्षमता है अंदर रोकने की तभी तो कर पाएंगे। हाँ नहीं, ये बहुत देर तक नहीं होता, और यदि आपको बैलेंस नहीं होता ना, तो सिर यदि हाँ, नीचे पानी में गया तो पूरा नाक वाक में पानी चला जाता है। तो ये बहुत और जरूरी जिसको होता स्विमिंग है नहीं कि हाँ। हो हाँ, सकता, और जिसको स्विमिंग नहीं आता वो नहीं कर सकता, डूब जाएगा। जैसे मैं। हेलो, आप सुन पा रहे हैं सभी? हाँ यस सर। सर। ओके जी, ओके। वो लैपटॉप ऑफ कर दिया मैंने, गलती से दूसरा बटन दबा दिया था। ओके, तो आप समझ गए 8 के 8 कुंभक के बारे में। अब हम आगे पढ़ते हैं। ये प्लावनी कुंभक हो गया। अब सर हम आगे प्लानिंग को पढ़ते हैं। एक बार फ्लो में एक बार बता दीजिए ना। गहरा जल की बात करी है, ये सुखपूर्वक ले लीजिए, जाते हैं, और कमल के फूल की तरह जैसे डूबता नहीं है, हम भी अपने शरीर को पेट में हवा भर लेते हैं और पानी लीजिए, देखो लिखा हुआ है, उदर को पर्याप्त मात्रा में वायु से पूरी तरह से भर ले, यानी कि पेट में हवा भर ले। ऐसा जो साधक होगा अगाध जल में, यानी कि गहरे पानी में भी, जैसे कमल का पत्ता पानी में होता हुआ भी डूबता नहीं है, उसी प्रकार वो साधक है, आराम से वो पानी में डूबेगा नहीं, वो तैरता हुआ प्रतीत होगा। ओके, अब हम पढ़ते हैं आगे। ये रहा, प्राणायाम त्रिधा प्रोक्तो रेच पुरक कुंभ कही।
सहित केवलश्चेति कुंभको द्विधो मत यावत् केवल सिद्धि स्यात् सहितम तावत अभ्यसेत। इसका अर्थ यहाँ पे क्या कहेगी, देखिए प्राणायाम याम है त्रिधा प्रोक्ता कि 3 प्रकार 3 अंग बताए गए। प्राणायाम के 3 अंग बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? रेचक, पूरक और कुंभक। रेचक का मतलब जल्दी मुझे बताओ क्या होता है? सांस लेना, श्वास लेना। पूरक का मतलब सांस छोड़ना, छोड़ना, एक्सेल करना। कुंभक का मतलब सांस को रोकना। वेरी गुड, ठीक है। अब इसी मेथड को आप लगाएंगे। अब आगे क्या कहा गया है? सहित केवलश्चेति कुंभ को द्विधो मत है। कुंभक के 2 प्रकार बताए गए। देखिए कुंभक के यहाँ पे 2 प्रकार बताए गए हैं। एक बोलता है सहित कुंभक और केवल कुंभक। आपको याद है कल मैंने आपको बताया था जब हम गहराई से अध्ययन करते हैं तो कुंभक को पहले 2 भागों में बांटते हैं, सहित कुंभक और केवल कुंभक। उसके बाद फिर मैंने बताया आगे 8 कुंभक किसके अंतर्गत बताए थे कल? सही कुंभक। वेरी गुड। वो 8 जो कुंभक जो हमने पढ़े थे, सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी, ये 8 कुंभक ये सहित के अंतर्गत आते हैं। अब मुझे कौन बताएगा सहित के अंतर्गत क्यों आते हैं? एनीवन जिन्होंने अपने आप से पढ़ा होगा आगे का मैटर? अगले श्लोक में इसका आंसर है। हाँ सर, हम बताएं? बताओ बताओ। सर ये इसको संहित इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ना श्वास लेना और छोड़ना दोनों होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आगे की लाइन पढ़ते हैं फिर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि यावत केवल सिद्धि स्यात् सहितम ताव भैसेत। मतलब कि सहित कुंभक को हम जब तक करेंगे जब तक कि केवल की सिद्धि ना मिल जाए। आप लोगों को याद आ रहा है जब मैं सिद्धासन का श्लोक आपको पढ़ा रहा था तो उसमें 3 चीजें बताई गई थी। जल्दी मुझे बताओ वहां पे क्या क्या श्रेष्ठ बताई थी? आसन, कुंभक और मुद्रा बताई गई थी। जल्दी बताओ। 4 बताई थी, लय भी बताई थी। बताओ कौन कौन सा है वहां पे श्रेष्ठ? आसन में सिद्धासन श्रेष्ठ है, कुंभक में केवल कुंभक, नाद लय श्रेष्ठ है, और मुद्रा में खेचड़ी मुद्रा। बहुत बढ़िया। ये 4 चीजें प्रथम उपदेश में सिद्ध आसन के जब हम वहां पे आसन को पढ़ते हैं वहां पे ये चीज आती है। तो वो जो केवल कुंभक की वहां पे बात हो रही थी वो यही है, ओके, कि कुंभकों में सबसे श्रेष्ठ कुंभक केवल कुंभक को माना जाता है। सर ये तो अब पता है कि मेरा क्वेश्चन था क्यों केवल कुंभक अभी में। पढ़ रहे हैं ना, सुनो, पेशेंस रखा करो। अभी आगे है ना इसका आंसर, अभी 5 लोग बाकी हैं अभी, ठीक है। आपने पढ़ा नहीं है इसका आगे का, अभी मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है। रेचक है, पूरक है, कार्य शैवई सहित कुंभक। इसका मतलब कि जिसमें रेचक इनहेल हो, एक्सेल के साथ किया जाए उसको सहित कुंभक कहते हैं। अब आप मुझे बताओ क्या सूर्य भेदी प्राणायाम में रेचक पूरक किया जाता है? यस या नो? नहीं। अब मुझे बताइए कि भस्त्रिका कुंभक में रेचक पूरक किया जाता है? किया जाता है रेचक पूरक। अच्छा, मैं आपको प्रेजेंट नहीं हो रही क्या मेरी स्क्रीन? आपको मैसेज पढ़ा गया? अरे बाप रे, आपने बताया भी नहीं। मैंने सोचा दिख रही है स्क्रीन। आप दोबारा दिखाता हूँ, सॉरी। अभी विजिबल है मेरी स्क्रीन आपको? दोबारा पढ़ा देता हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी। प्राणायामम त्रिधा प्रोक्ता रेचपूरक कुंभक ही सहित केवलश्चेति कुंभको द्विधो मत यावत केवल सिद्धि स्यात् सहितम तावत भैसेत। कि जो है प्राणायाम के 3 अंग है, रेचक, पूरक और कुंभक, ठीक है। और कुंभक 2 प्रकार के हैं, सहित कुंभक और केवल कुंभक। कि सहित कुंभक को जब तक करते हैं जब तक केवल की सिद्धि ना मिल जाए।
अब यहाँ पे आती है रेचक पूरक कार्य सैवय सहित कुंभक है, कि मतलब कि जिसमें रेचक पूरक होता है उसको सहित कुंभक कहते हैं। अब बताओ शीतली कुंभक में रेचक पूरक होता है क्या? माइक खोल के बताओ कोई भी। शीतली, यस सर। अच्छा, शीतकारी में होता है क्या? सांस लिया छोड़ा, हाँ यस सर। होता है, ठीक है। ब्राह्मणी में होता है? नो सर। ब्राह्मणी नहीं में? होता। ब्राह्मणी में अच्छा, सांस लिया, यस सर होता है। सांस लिया और डी की जैसे वेगाद पूरकम भृंगनादम मंद होता मंद। होता होता है सर, होता याद है, आया? होता है। जी तो पूरकम क्या है होता है। वहां पे? पूरकम मतलब कि लेना ही तो है। सब में ही हो रहा है होता है। सर। मूर्छा में होता है? सर ये प्लावनी को छोड़ के ना बाकी सब में होता है। अच्छा, प्लावनी में पेट में सांस भरना नहीं है क्या? सर उसे प्लावनी में इंसान भरे तो है लेकिन उसको रोक के रखते हैं ना। अच्छा, कितनी देर रोक लोगे नीलू जी? 1 मिनट, 2 मिनट? लेकिन लोग तो आधा आधा घंटा पानी पे तैरे रखते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है उन्होंने सांस रोका हुआ, और सांस लेते रहते हैं वो। सर धीरे जी धीरे लेते हैं और आराम से पड़े हाँ, रहते हैं। लेते रहते हैं, मतलब कि ये जो हमने कुंभक पढ़े हैं इन सभी में इनहेल एक्सेल हो रहा है। इसका मतलब ये सारे के सारे कुंभक जो हैं सहित कुंभक के अंतर्गत आएंगे। अब कंसेप्ट क्लियर हुआ सहित कुंभक का? यस सर। यानी कि जितने भी हमने पढ़े हैं ये सारे सहित कुंभक आएंगे। हाँ कल्याणी जी कुछ कह रहे हो आप? सर क्लियर हुआ कि आप क्वेश्चन पूछ। ओके जी, ओके, थैंक यू। आप पढ़ते हैं केवल कुंभक, जो माधवी मैडम का क्वेश्चन था, अब उस पे आते हैं हम। ये रहा, यहाँ पे इनका डाउट अब क्लियर हो जाएगा केवल के बाद। और आप मुझे बताएंगे सहित कुंभक का अभ्यास कब तक करना चाहिए? जब तक शरीर न थक जाए। ना 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 ना। केवल जब तक जब तक केवल कुंभक केवल कुंभक का अभ्यास न हो जाए तब तक। हाँ, वेरी अभ्यास गुड। हो देखो जाए। यहाँ पे दिया हुआ ना, यावत केवल सिद्धि स्यात् सहितम तावभ्यसेत। जब सहित कुंभक को जब तक करेंगे जब तक केवल कुंभक की सिद्धि ना मिल जाए। नीचे भी लिखा होगा ना, केवल कुंभक की सिद्धि न हो जाए तब तक सहित कुंभक का अभ्यास करते रहना है। मतलब कि हमें भस्त्रिका, सूर्यवेदी, भ्रामरी, उज्जयी कब तक करना है? जब तक हमें केवल कुंभक की सिद्धि ना मिल जाए। अब जानते हैं कि केवल कुंभक होता क्या है, ठीक है? रेचकम पूरकम मुक्तवा सुखम यत् वायु धारणम प्राणायामो अयम इत्युक्तः सैवै केवल कुंभक। इसका अर्थ क्या है? रेचकम पूरकम मुक्तवा, यानी कि वो क्रिया जिसमें इनहेल एक्सेल ना हो, ओनली होल्डिंग हो, उसको केवल कुंभक कहते हैं। जिसमें रेचक पूरक होता है उसको कौन सा कुंभक कहते हैं? सहित। सहित सहित कुंभक। कुंभक। और जिसमें रेचक पूरक नहीं होता उसको कौन सा कुंभक कहते केवल हैं? कुंभक। केवल वेरी गुड। कुंभक। अब समझ आए माधुरी जी? यस आगे सर। बढ़ते हैं। अब इसका लाभ क्या है? जब ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा? सुखम यत् वायु धारणम, क्योंकि वो अपने हिसाब से ही होल्डिंग कर पाएगा ना। अब मान लेते हैं कि वो 1 घंटे तक सांस रोक लेता है, मतलब कि वो केवल कुंभक की सिद्धि उसको मिल गई है। 1 घंटे तक उसकी वायु रुकी हुई है, तो वायु को धारण करने की क्षमता आ गई, तभी तो वो रोक रहा है और जिंदा भी है। तो सुख पूर्वक वायु को धारण करने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। सर प्लीज एक बार इसकी विधि और बता दीजिए सर, नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, पहले आप कौन बोल रहे हैं? भारती जी बोल रही है? सर मैं किरण कौन? किरण जी। किरण जी, आप पहले मुझे ये समझाओ पूरक कुंभक रेचक क्या होता है? सर ये पूरक श्वास लेना और रेचक छोड़ना सर। ठीक है, अब आप मुझे बताओ सूर्यवेदी पूरक कुंभक होता है क्या? इसमें पूरक और रेचक होता है क्या इसमें? लेना और छोड़ना तो होता है सर। ठीक है, अब आप मुझे बताओ सहित कुंभक क्या होता है? सर जिसमें दोनों हो सर।
जिसमें दोनों रेचक मतलब, हाँ ये रेचक और पूरक दोनों हो। दोनों होता है। जिसमें रेचक पूरक नहीं होता उसको केवल कुंभक कहते हैं। अच्छा, दोनों नहीं होता है सर। उसमें नहीं होता, मुक्तम लिखा है ना, मुक्तम मतलब कि नहीं होना। अच्छा ठीक है सर, ओके ठीक है, सर। हाँ मतलब कि सिर्फ होल्डिंग होती है वहां पे। नीचे पढ़ लीजिए, रेचक पूरक के बिना अपने आप वायु रुक जाती है उसकी, सिर्फ होल्डिंग है। प्राणायामों, अरे भैया किसका माइक खोल रहा है बार बार? धर्मवीर जी, मैंने एक बार बंद कर लिया फिर आपका गड़बड़ हो रहा है, कंट्रोल करो थोड़ा। प्राणायामो अयम इत्युक्तः सैवै केवल कुंभक, यानी कि ऐसे प्राणायाम को केवल कुंभक कहते हैं। अब आगे इसका और है 4-5 श्लोक इसके सर लगातार। एक क्वेश्चन है सर, बिना सांस लिए होल्ड कैसे करेंगे उसको? हाँ यही तो खासियत है, यही तो सिद्धि है प्रिया मैडम, यही तो सिद्धि है ना। ये सिद्धि कब मिलेगी? जब हमें सहित कुंभक में हमारी परफेक्टनेस आ जाए। और सहित कुंभक में एक कुंभक ऐसा भी था भस्त्रिका नाम का, जो हमारी कुंडली शक्ति को जागृत कर रहा है। अर्थात केवल कुंभक की स्थिति तभी आएगी जब हमारी कुंडली शक्ति जागृत हो चुकी है, तीनों ग्रंथियों का भेदन हो चुका है, उसके बाद में ये स्थिति अपने आप आएगी। ये की नहीं जाती, ये ऑटोमेटिक होती है। कई योगियों को सुना होगा ना आपने कि जल समाधि ले ली। सर मैं जो समझ पा रही हूँ कि अगर कितना होता है क्या? आरंभिक स्थिति होगी, आरंभिक स्थिति मैंने हमने इसको अपने समझने के ढंग से अलग किया है, लेकिन आरंभिक स्थिति में वो एक्सेल इनहेल करेगा, लेकिन कुंभक की स्थिति तक पहुंच जाएगा, यानी कि अब उसे जरूरत नहीं है, वो होल्ड कर सकता है, तो उस स्थिति में केवल। तो इसलिए वो क्रिया में अब रेचक और पूरक नहीं लग रहा है, कुंभक की स्थिति में है वो अभी, तो वो केवल। एक होता है कि सांस हम खुद रोकते हैं, हाँ हाँ उसमें रोकना नहीं पड़ता, वो अपने आप रुक जाता है, वो स्थिति केवल कुंभक की होती है। अभी आगे पढ़ लीजिए फिर और क्लियर होएगा आपको। अभी आगे और श्लोक है, इसमें 4-5 श्लोक और हैं अभी, ठीक है। कुंभ के केवले सिद्धे रेच पूरक वर्जित, मतलब कि देखिए रेचक और पूरक से रहित, मतलब कि इसके बिना केवल कुंभक सिद्ध हो जाने पर क्या होगा, उसका बेनिफिट बता रहे हैं यहाँ पे केवल कुंभक का। न तस्य दुर्लभम किंचित त्रिषु लोकेशु विद्यते, अर्थात उस योगी के लिए जो केवल कुंभक का पे सिद्धि प्राप्त कर ली है, उसके लिए कुछ भी संसार में दुर्लभ नहीं है। इस तीनों लोकों में कुछ भी उसके लिए दुर्लभ नहीं, अर्थात वो हर चीज कर सकता है, हर चीज, यानी कि समस्त सिद्धियों का स्वामी वो हो जाएगा जिसने केवल कुंभक को सिद्ध कर लिया। आगे बताया गया है, सक्त है केवल कुंभेन यथेष्टम वायु धारणात्, यानी कि जो केवल कुंभक को कर लेगा यथेष्टम इच्छा अनुसार वायु को धारण कर लेगा, वो चाहे तो 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा 1 दिन 2 दिन 10 दिन 50 दिन 1 साल, जितनी देर वो चाहेगा उतनी देर वो सांस को अंदर रोक सकता है, जो केवल कुंभक का साधक है। बहुत ही श्रेष्ठ योगी ही ऐसी इस अवस्था में पहुंच पाते हैं, सामान्य जन इस अवस्था में नहीं आ पाते। सर 1-2 मिनट तो कर लेते हैं सर, अभी हम लोग सुदर्शन क्रिया करते हैं तो आराम से हो जाता है। मेरा भी मैक्सिमम जो टाइम है 3.5 हम टाइम मिनट नहीं का है। देखे, हाँ सर टाइम नहीं देखे, कभी टाइम देख के करें तो हो सकता है उससे ज्यादा भी हो जाए, क्योंकि हाँ अभी सांसें तो बहुत गहरी हो मैंने गई। कभी कई बार देखा है कि भस्त्रिका कुंभक करने के बाद में हाँ क्या वास्तव में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है क्या? मैंने कई एक्सपेरिमेंट किए अपने ऊपर कि शुरू में 1-2 मिनट 1.5-2 मिनट 2.5 मिनट, मैक्सिमम मेरा जो स्कोर गया है 3.5 मिनट तक का गया है सांस रोकने का। आप भी कर सकते हो, सर, धीरे मैं भी धीरे करके देखती हूँ, स्तर टाइम तो बढ़ेगा। नहीं हूँ। हाँ हाँ देखो टाइम घड़ी सामने रख के देखो, पता हाँ चलेगा, ठीक है। आगे क्या कहा गया है कि यथाशक्ति वो वायु को रोकने में सक्षम हो जाएगा। राजयोग पदम चापी,
कि राजयोग पद की प्राप्ति हो जाएगी। अब मुझे बताएंगे हठ योग का प्रमुख उद्देश्य क्या था? राजयोग की प्राप्ति। राजयोग प्राप्त करना। और वो हमें यहाँ पे हो रहा है, इसलिए केवल कुंभक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हठ यानी कि योग की सर दृष्टि से। अभी हम जितने भी पढ़ रहे हैं सब या राजयोग में पहुंच गए हैं। हाँ, राजयोग के लिए ही तो हठ योग बनाए हैं, यानी कि खाना पीना कुटिया, ठीक है, और आसन प्राणायाम, ये सभी चीजें हम राजयोग के लिए ही कर रहे हैं। ये चीज तो स्टार्टिंग में बता दिया वहां पे स्वात्मा राम जी ने कि केवल राजयोग आय हठ विद्योपदिश्यते। हठ योग का ज्ञान मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूं ताकि हमें राजयोग का पद प्राप्त हो जाए, ठीक है। अब लभते नात्र संशय, इसमें कोई डाउट नहीं है, अर्थात जो केवल कुंभक का साधक होगा उसको राजयोग की प्राप्ति होगी ही होगी, इसका मतलब ये है। आगे कुंभकात कुंडली बोध है, अर्थात और कुंडली बोधो तो भवेत। कुंभक को करने से कुंडली शक्ति जागृत होगी, और कुंडली शक्ति के जागृत होने से अनर्गल सुषमनाच कि सुषमना नाड़ी के अंदर, ब्रह्म नाड़ी के अंदर जो अनर्गल अर्थात जो मल है वो दूर हो जाएंगे। और हठ सिद्धि से जायते, से हठ में सिद्धि प्राप्त हमें हो जाएगी, हठ योग में सिद्धि मिल जाएगी हमें। और अब 2 श्लोक रह गए, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। हठम बिना राजयोगो, राजयोग बिना हठ न सिद्ध्यति ततो युग्मम अनिष्पत्ते संभसित। इसका मतलब क्या है कि हठ योग के बिना राजयोग और राजयोग के बिना हठ योग की सिद्धि नहीं मिल सकती, यानी कि दोनों को हमें करना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्ट राजयोग नहीं किया जा सकता और खाली हठ योग से सिद्धि नहीं मिल सकती, हमें दोनों को लेके चलना है। शुरुआत में हम हठ योग लेंगे, तो हठ योग करते करते हम राजयोग की अवस्था तक पहुंचेंगे। राजयोग को ही समाधि कहते हैं, समाधि की जो अवस्था होती है उसे कोई राजयोग कहा गया है। और उसके अगर ऐसा नहीं किया तो हमें निष्पत्ति अवस्था नहीं प्राप्त हो सकती, लेकिन जब हम इस तरीके से करेंगे तभी हमें निष्पत्ति अवस्था प्राप्त होगी। अब जल्दी मुझे बताएंगे निष्पत्ति अवस्था कौन से नंबर की अवस्था है? ये 4थे नंबर की। वेरी गुड। चारों अवस्थाओं के नाम बताइए। प्रारंभ, परिचय और एक क्या छूट गया? छोड़ दिया, क्रम तोड़ दिया, दूसरे नंबर की गलत कर दी, पहले भी गलत कर दी। एनीवन, कोई भी बताओ मुझे। आरंभ अवस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति। बहुत बढ़िया। पहली अवस्था होती है आरंभावस्था, जो चौथे चैप्टर में हम पढ़ेंगे, लेकिन मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था आप लोगों को, मुझे पूरा याद है। आरंभावस्था, दूसरी अवस्था होती है घटावस्था, तीसरी अवस्था होती है परिचय अवस्था, और चौथी होती है निष्पत्ति। निष्पत्ति में तो हमें मुक्ति मिल जाती है, चौथी स्टेज होती है हमारी। जैसे आप कर रहे हो ना YCV में होता है ना लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, आजकल तो लेवल 4, 5 पे भी बातें चल रही हैं। एक लेवल है ना, एक स्तर होता है ज्ञान का, ऐसे ही स्तर है साधना का, कि आरंभ अवस्था का स्तर है, घटावस्था का स्तर है, परिचय, लास्ट की जो स्टेज है कि इसके बाद का कोई, इसके बाद तो मुक्ति मिल जाएगी आपको, वो निष्पत्ति अवस्था है। इसका मतलब यहाँ पे जो है कि तभी हमें निष्पत्ति अवस्था प्राप्त होगी, अदरवाइज हमें निष्पत्ति अवस्था प्राप्त नहीं होगी। निष्पत्ति यानी कि पूरी रूप से राजयोग, राजयोग यानी कि पूर्णतः समाधि अवस्था, जिसमें आत्मा परमात्मा का पूरी तरीके से साक्षात्कार होता है, उसको निष्पत्ति अवस्था कहते हैं। एक लास्ट श्लोक है इसका, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। कुंभक प्राण रोधांते कुर्यात् चित्तम निराश्रयम एवं भ्यास योगेन राजयोग प्रदम वर्जेते। मतलब कि कुंभक द्वारा प्राणवायु को रोक लेने पर चित्त को आश्रय रहित कर लेना चाहिए। मतलब कि आश्रय रहित मतलब कि थॉटलेस, कि विचार शून्य कर लेना। और इस तरीके से जब हम अभ्यास करेंगे तब हमें राजयोग की पद की प्राप्ति होगी
और इसी में ही निष्पत्ति अवस्था को कहते हैं, और यही हमारा हठ योग का प्रधान उद्देश्य है। इसके साथ ही हमारा, अरे एक लास्ट श्लोक हो रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला तो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो मैं आप लोगों से उच्चारण करवाऊंगा। मुझे नीलू जी उच्चारण करेंगे मेरे पीछे से, ठीक है? सब लोगों को याद होना चाहिए ये श्लोक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वपु कृष्यतम वदने प्रसन्नता, नीलू जी नहीं है, भारती जी बोलेंगी। सर मैं बोलूं? भारती जी बोलिए। वपु कृष्यतम वदने प्रसन्नता, वपु कृष्यतम वदने प्रसन्नता, नाद स्फुटतम नयने सुनिर्मले, नादं स्फुटत्वं नयने सुनिर्मले, आरोग्यता बिंदु जयोग्नि दीपनम, आरोग्यता बिंदु जयोग्नि दीपनम, नाड़ी विशुद्धि हट सिद्धि लक्षणम, नाड़ी विशुद्धि हठ सिद्धि लक्षणम। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आप पीछे से बोलेंगे सभी मेरे पीछे से। वपु कृष्यतम वदने प्रसन्नता, नाद स्फुटतम नयने सुनिर्मले, आरोग्यता बिंदु जयोग्नि दीपनम, नाड़ी विशुद्धि हट सिद्धि लक्षणम। मेरा बहुत प्रिय श्लोकों में से एक श्लोक है मेरा ये, बहुत। सर हम गलत पढ़ रहे थे क्या? बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत नहीं था। ओके। देखिए इसका मतलब क्या है, ये बताया गया, क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, हठ सिद्धि के लक्षण बताइए। अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर का आपके पेपर में आता है तो आपको ये श्लोक एज इट इज उतार देना है और इसको एक्सप्लेन कर देना है। पहले मैं आप लोगों से पूछ लेना चाहता हूँ, चलो जी, मुझे नीलू जी आप मुझे बताएंगे, नीलू जी आप बताएंगे कि हठ सिद्धि के लक्षण क्या होने चाहिए आपके हिसाब से, बताओ। हठ सिद्धि के लिए लक्षण, इसका मतलब जो योग साधक अच्छे से योग साधना करता है, बड़ा श्रेष्ठ योगी है, उसके क्या लक्षण होने चाहिए, उसको हमने भगवत गीता में योगारूढ़ साधक या स्थित प्रज्ञ भी कहा था। हाँ सर। बताओ क्या हाँ। लक्षण होते हैं उसके? जो हठ योगी रहेगा ना, उसका मेन लक्षण उसके में होना चाहिए कि वो स्थिर बुद्धि का होना मतलब कि वो चाहिए। कैसा दिखता है, कैसा बोलता है, मतलब उन चीजों की बात की जा रही है जो वहां पे अर्जुन ने भी क्वेश्चन पूछा था। हाँ, वही चीज हाँ। यहाँ पे आई है घूम के अभी, बताओ। जो हठ योगी जो होगा ना, वो स्थिर बुद्धि वाला होगा, और उसका सर मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रही हूँ। सर मैं बोलूं? बताओ माधवी जी, बताइए। सर योगारूढ़ साधक है वो, जैसे बताया कि वो स्थिर बुद्धि वाला होगा, उसका मन जो है स्थिर रहेगा, मतलब चंचल नहीं रहेगा वो, और उसके शरीर में एक हल्कापन रहेगा, मुख पे प्रसन्नता रहेगी, और जो स्वर में जो है मिठास रहेगा, आराम से बोलेगा, और उसके जो आंखों में जो है एक तेज रहेगी, कपाल में एक चमक रहेगा, है ना। और जब उसकी जठराग्नि प्रदीप्त होती है तो उसके नाड़ियों में जो सिद्धि, जैसे हम लोग पढ़े हैं, हमारे जो ब्रह्म रंध्र के जब वो मुख द्वार खुल जाता है तो हमारे जो कुंडलिनी जो जागरण है वो मल वो हटता है, तो सुषुम्ना जो है, प्राण वायु जो है सुषुम्ना में आराम से प्रवाहित होती है, तब हमारी कुंडलिनी जागरण होती है। तो ये जो है एक योगी के लक्षण है, उसमें स्थिरता हो, संयम रखे वो, और सुख दुख में संभाव हो, सुख दुख में संभाव। हाँ सर, हाँ यही सब होगा। जी जी जी, हाँ ठीक। वेरी गुड। आप देखिए हठ योग पर दीपिका में क्या बताएगा, सेम यही बात है लेकिन अलग शब्दों में कहा है इन्होंने। वपु कृष्यतम मतलब कि जो उसका शरीर होगा पतला होगा, योगी का शरीर कभी मोटा नहीं हो सकता। वदने प्रसन्नता, उसके मुख के ऊपर प्रसन्न रहेगा वो, दुख में
निराशावादी नहीं होगा वो। नाद स्फुटतम, उसको आंतरिक रूप से जो नाद की अनुभूति होगी। नयने सुनिर्मले, उसकी आंखों में निर्मलता होगी, एक तरीके से जो अट्रैक्ट करने वाली, वो जो सामान्य रूप से लड़कियों को गिफ्ट में मिलती है, गॉड गिफ्टेड होती है ये, लेकिन लड़कों को भी मिलती है। नए नए सुनिर्मल, उनकी आंखें ना एक निर्मल होगी, जैसे बच्चों की आंखें होती है ना सामान्य रूप से, कोई भी आकर्षित हो जाता है बच्चों की तरफ, छोटे बच्चे होते हैं, वो निर्मलता होती है उनकी आंखों में। अरोगता, उसके अंदर रोगों का अभाव होगा, रोग नहीं होगे उसको। बिंदु जयो, इसका अर्थ होता है सामान्य रूप से बिंदु का जय करने वाला था तो ब्रह्मचारी। अग्नि दीपनम, अर्थात उसकी अग्नियां प्रदीप्त होंगी। नाड़ी विशुद्धि, 72,000 नाड़ियां हैं, उनके अंदर मल भरा रहता है, लेकिन हठ योगी साधक का नाड़ियां शुद्ध होंगी पूरी तरीके से, जिसको अभी माधवी मैडम ने थोड़ा एक्सप्लेन करके बता दिया एडवांस कि सुषमना कुंडली शक्ति जागृत रहेगी, वो इसी का ही एडवांस रूप है। सामान्य नाड़ी शुद्ध रहेंगी उसकी। ये हठ सिद्धि के लक्षण हैं, तो ये 8 लक्षण बताए गए हैं हठ सिद्धि के, तो आपको 8 के 8 एग्जैक्ट सीक्वेंस में याद करने हैं। नेट के पेपर में इसकी सीक्वेंस कई बार पूछी गई है, सेम इसी श्लोक को कई बार पूछा गया एग्जाम में। सर तो एक बार यहाँ और बोल सेकंड जो चैप्टर है वो मैं बोलूं होता है। रिपीट जी करने बताएं। सर, रिपीट करने बोले तो मैं कर दूं सर रिपीट? हाँ मैम कर दीजिए। रुकिए, अभी आपने किया था तो मैं किसी और के थ्रू करवाना चाहूंगा। सर हम करें अब क्या? मुझे रुको रुको, प्रेरणा जी करेंगे, चलो। जी सर। बताओ जी, बताओ ये हठ सिद्धि के लक्षण बताओ। सॉरी सर, मैं नहीं कर पाऊंगी। तबीयत खराब है सर क्या मैं आपकी करूं? प्रेरणा जी? जी प्रेरणा की तबीयत, सर मैं ही करूँगी। जी भारती जी कर दीजिए, चलो। सर मैं करती हूँ। बपु दृश्यतम वदने प्रसन्नता, नादम स्फुटम नयने सुनिर्मले, आरोग्यता बिंदु जयोग्नि दीपम, नाड़ी विशुद्धि हठ सिद्धि लक्षणम। अर्थात योगी जो होगा वो हमेशा योगी पतला होगा, उसके शरीर में हल्कापन होगा, वो हमेशा प्रसन्न रहेगा, योगी इंसान हमेशा प्रसन्नता रहेगी, उसकी आंखों में निर्मलता होगी, मतलब वो हर किसी को अट्रैक्ट करेगा, उसके अंदर में हर रोगों का अभाव रहेगा, मतलब वो आरोग्यता होगी, और उसकी अग्नियां प्रदीप्त रहेंगी। हठ योगी साधक की सारी नाड़ियां जो रहती है वो शुद्ध होंगी। बहुत सुंदर बताया आपने, वेरी गुड। चलिए, यहाँ पे हमारा बधाई आप लोगों को, द्वितीय चैप्टर आधी से ज्यादा हमने लगभग, इसका मतलब हमने हठ योग प्रदीपिका को लगभग 60-70% पढ़ लिया। मेन चीज पहले 2 चैप्टर में ही है, इसके बाद के चैप्टर तो बहुत आसान है, तो 3-4 दिन में बाकी चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे हम, तो ठीक है। आप लोग अच्छे से घेरन भी कर लेंगे, घेरन भी कर लेंगे, और वो एनाटॉमी भी कर लेंगे सर। समय रहा तो मैं जरूर कराऊंगा, अब चिंता मत करो, ठीक है। सर प्लीज। अभी हम आज जो मैंने कराया, मैं क्वेश्चनिंग के जरिए रिवीजन करा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ठीक है, अब मैसेज करके बताएंगे मुझे कि भ्रामरी जो कुंभक है वो कैसे किया जाता है, उसकी विधि बताएं मुझे। और स्नेहा राव जी मुझे बताएंगे कि माइक खोल के कैसे किया जाता है भ्रामरी कुंभक। जी बताएं, हो सके तो कैमरा भी खोला करो। जी 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 सर। हाँ सर। सर भ्रामरी प्राणायाम के अंतर्गत सबसे पहले हमें पूरक करना है। पूरक वो भी कैसे करना है? भ्रमर की तरह, भंवरे की तरह आवाज करते हुए हमें पूरक करते जाना है। फिर उसके बाद हमें रेचक करना है, लेकिन रेचक करते समय हमें ये ध्यान देना है कि हमारी जो आवाज है, जो हमारी जो हाँ आवाज ही है, वो भवरी की तरह होना चाहिए। पहले में भवरा और फिर रेचक में भवरी की तरह होनी चाहिए सर। इस तरह से हम किसमें तेजी से करना और किसमें स्लो करना, ये और बताइए। लेते हैं, जब हम श्वास को पूरक करते हैं तब हमें तेजी से इसको ग्रहण करना है, भवरे के बाद
रेचक करते हैं तब हमें धीरे भंवरे की भांति रेचक। लाभ और बता दीजिए। लाभ सर, इसके लाभ याद नहीं आ रहा है सर। आनंद की प्राप्ति होती सर। हाँ, चित्ते जाता काचिदानंद लीला है, चित्त में एक तरीके से आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे अगला बताएंगे, मूर्छा कुंभक की विधि क्या है? ज्योति पांडे जी बताएं मुझे। जी सर, बताइए जी। पूरक कर लेने के बाद हाथे दृढ़ता पूर्वक जालंधर में लगाना, फिर धीरे धीरे वायु को रेचक करेंगे, फिर जालंधर बंद में ही छोड़ना है धीरे धीरे। और इसका लाभ है सर, मनोमूर्छित अवस्था में आ जाती है और आनंद की अनुभूति होती है, सुख मिलता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया आपने। अगला मुझे बताएंगे प्लावनी कुंभक के बारे में। मुझे सीता साहू जी बताएंगी प्लावनी कुंभक कैसे किया जाता है। जी सर, सबसे पहले पेट में हवा भर ली जाती है, सॉरी पूरा पेट में वायु भर ली जाती है। उसके बाद धीमे धीमे पूरक और रेचक करते हुए गहरे जल में शरीर को, जैसे कमल के पत्ते पानी में तैरते रहते हैं उस तरह हल्का शरीर को छोड़ देना है, ढीला छोड़ देना है और तैरना है सर। इस दौरान धीमी गति से सांस पूरक और रेचक करते रहना है और पेट में वायु भर के रखनी है। बहुत बढ़िया। और इसका लाभ ऑटोमेटिक, ये लाभ सीधा सा बनता है कि पानी में डूबेगा नहीं वो, है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे मुझे बताएंगे सहित कुंभक और केवल कुंभक का मतलब क्या है। मुझे किरण शर्मा जी बताएंगे। हाँ सर, सहित कुंभक सर, इसमें ना दोनों रहता है सर, सहित कुंभक रेचक पूरक दोनों रहता है सर। और जो ये क्या बोले सर, एक और सहित कुंभक, केवल कुंभक और सहित कुंभक। हाँ सर, इसमें आदान प्रदान नहीं, दोनों एक साथ होता है सर। और एक क्या बोले सर, सहित और केवल में सर उसमें सिर्फ दोनों नहीं होता है सर, ना रेचक होता है ना पूरक होता है सर, उसमें सिर्फ मतलब श्वास को रोकना होता है। बहुत बढ़िया। आप मुझे बताएंगे प्राणायाम के 3 अंग कौन से हैं। मुझे माधवी मैडम बताएंगे प्राणायाम के 3 अंग कौन से हैं। पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक मने सांस लेना और रेचक मने सांस छोड़ना और कुंभक मने सांस को रोकना। बहुत बढ़िया। अब मुझे धर्मवीर सर बताएंगे कि केवल कुंभक के लाभ क्या हैं। आपको बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त होती है केवल कुंभक करने से। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है जी, बताइए बताइए। केवल कुंभक करने से बड़ी सारी सिद्धियां प्राप्त होती है हमें। हम राजयोग की तरफ आगे बढ़ते हैं, राजयोग को प्राप्त करते हैं केवल कुंभक करने से। और हम अपनी इच्छा अनुसार ना कभी भी वायु को कभी भी रोक सकते हैं। बिल्कुल सही है। आप लिख रहे हो धर्मवीर सिंह या ऐसे ही सोच सोच के बता रहे हो? लिखा नहीं आपने क्लास में पढ़ाते हुए साथ साथ में? थोड़ा मेरे लिए थोड़ा जल्दी आप हो रहे थे, आप जल्दी, मुझे ऐसा लग रहा था जल्दी हो रहा है इसमें से। नहीं ऐसी गलती मत करो, बाकी लोग भी साथ साथ लिख लेते हैं, आप भी साथ साथ ही लिखा करो कक्षा में, ठीक है? आदत थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। हाँ, वो आप लेवल बनेगा, धीरे धीरे बन जाएगा। पुराने दिन बच्चे बन जाओगे दोबारा से, अभी बड़े बने हुए ना।
और मजा आएगा बच्चे बनने में। हाँ? और कुछ इसमें ऐड करना था सर क्या केवल में? नहीं नहीं, मेन चीज आपने बढ़ा दिया, और मेन एक चीज रह गया कि तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता, ये रह गया, तो सारी नाड़ियां शुद्ध हो जाती है उसकी। ठीक है, अब मुझे बताएंगे हठ सिद्धि के लक्षण। मैसेज करे सभी, चलो पहले मैं मैसेज देखता हूँ सभी के, सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना है। आठों के आठों सीक्वेंस में टाइप करो, सारे लोग आठों के आठों टाइप करो, सभी लोग टाइप करो, इसके बाद मौका दूंगा बोलने का। कौन बनेगा सिकंदर? हमारा योगी कौन है कक्षा का, देखते हैं अभी। मैसेज मैसेज मैसेज, आठों के आठों एक साथ कौन करेगा? कौन? ज्योति जी ने टाइप किया है। हाँ, मुख प्रसन्नता, स्वर मिठास, लोग ब्रह्मचारी, बहुत बढ़िया। ज्योति जी का कंप्लीट है, और अरुणा जी ने भी लिख दिया है, बहुत बढ़िया अरुणा मैडम, बहुत बढ़िया। और अरुणा मैडम ने 2 ही टाइप किया, ऐसे थोड़ी चलेगा, पूरा टाइप करो। माधवी जी ने भी पूरा लिख दिया। हाँ देख लिया मैडम, मैंने देख लिया है, सारे स्क्रीन पे ही है, पतला है, बहुत बढ़िया माधवी मैडम। अरुणा मैडम ने फिर लिखा है, थोड़ा थोड़ा करके लिख रही है अरुणा मैडम। नीलू जी ने भी लिख दिया है, ममता जी ने भी लिख दिया है, बहुत बढ़िया। ममता मैम ने कंप्लीट लिखा है। चलिए ममता मैडम आप ही माइक खोल के बता दो सभी को अच्छे से। सर श्लोक तो नहीं है क्योंकि किताब नहीं है, आप जो पढ़ा रहे थे। वपु कृशव वदने प्रसन्नता, नादा स्फुटम नयने सुनिर्मले, आरोग्यता बिंदु ज्योतिर्गय नदीयुक्तम, नाड़ी विशुद्ध हठ सिद्धि लक्षणम। तो शरीर में हल्कापन हठ सिद्धियों का लक्षण है कि शरीर में हल्कापन आएगा, उसके बाद मुख में उनकी प्रसन्नता रहेगी, स्वर जो है सौष्ठव होगा, यानी कि कर्कश नहीं होगा, किसी को भी अस्वीकारित नहीं होगा, नयनों में उनकी तेजस्विता होगी, और उसके साथ ही निर्मलता भी, जैसे एक शिशु बोध होता है वैसा। रोग का स्वतंत्र अभाव रहेगा उनके अंदर, यानी कि रोग के कोई भी लक्षण ना ही आंतरिक ना ही बाह्य रहेगा। बिंदु आज्ञा चक्र उनके श्रावित होंगे, यानी कि उस पे उनका पूर्ण नियंत्रण रहेगा, जिसको कहते हैं मन स्थिरता और आत्मशुद्धि। उसके बाद जठर अग्नि प्रदीप्त रहेगी, जिस तरह से वो चाहेंगे उस तरह से उसका वो उस स्थिति में रहेंगे। और उसके बाद नाड़ी विशुद्धि, जैसे क्रम उसमें यानी कि श्लोक में बताया गया है उसके अनुसार, और उसके बाद वो अग्रसर होंगे। वो बहुत बहुत अच्छा बताया आपने, वेरी गुड। तो इस प्रकार हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल हम पहले इसका टेस्ट लेंगे और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक है। तो कल आप सभी अपने फुल तैयारी